वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये डीपीपी सेशन है यानी डेली प्रैक्टिस सेशन है जो आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जाती है। ये सेशन रोजाना सुबह रात नहीं, सुबह 8:30 AM पे आती है। और यहाँ पे मैं वैसे प्रश्नों का जिक्र करता हूँ जो कल रात वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आपको मैं बता दूं, रात में एप्लीकेशन पे टॉपिक चल रहा है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है वो आज की हम लोग सुबह वाले सेशन में करते हैं। रात के टॉपिक में हम लोग डेटाबेस टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़े थे। अब उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। लेट्स स्टार्ट द डेली प्रैक्टिस सेट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटर अनुदेश। बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर शिक्षक दोनों के लिए ये लाभान्वित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एक्स। इनमें से किसको छोड़ दे, यानी इनमें से कौन सा है जो डेटाबेस का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो डेटाबेस का घटक नहीं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टर्म जो डेटाबेस में उपयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे रिपोर्ट। रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया जाता है डेटाबेस में। रिपोर्ट का जो उपयोग है बेसिकली एक्सेल वगैरह में किया जाता है। ठीक है, एक्सेल वगैरह में किया जाता है। डेटाबेस में डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, डेटा डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता है और इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, रो एंड कॉलम का भी इस्तेमाल किया जाता है। वही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसका उपयोग डेटाबेस में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट जैसा टर्म का उपयोग डेटाबेस में नहीं किया जाता है। ये हम लोग एक्सेल वगैरह सेंस में करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया, रिपोर्ट इज द राइट आंसर। अब आगे की रिपोर्ट हम लोग जनरेट नहीं करते, ये इसमें बोला गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। क्या पूछा गया वो देख। An application where only one user accesses the database at a given time is an example of। इनमें से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें एक समय में निश्चित समय में केवल एक उपयोगकर्ता डेटाबेस तक पहुंचता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें एक समय में एक ही यूजर है वो डेटाबेस का उपयोग कर सकता है। एक समय में एक ही यूजर है डेटाबेस का उपयोग कर सकता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहा जाता है सिंगल यूजर एप्लीकेशन। सिंगल यूजर नाम से ही क्लियर है भाई। अगर हम कहें एक समय में एक ही यूजर तो सिंगल यूजर, एक समय में मल्टीपल यूजर तो मल्टी यूजर। वन यूजर और यूजर डेटाबेस नाम का कोई संज्ञा यहां पे नहीं। सिंगल यूजर डेटाबेस क्या होता है? सिंपल सा बात है। अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपका कंप्यूटर है, सिंपल आप ही का कंप्यूटर है, उसमें कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है, वो एप्लीकेशन सिर्फ आपके काम के लिए, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसी लैपटॉप पे इस्तेमाल हो रहा है और उसमें कोई डेटाबेस है, तो ये जो डेटाबेस है वो हमारा सिंगल यूजर डेटाबेस कहा जाएगा। यानी वो डेटाबेस जो एक सिंगल कंप्यूटर में सिंगल एप्लीकेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है सिंगल यूजर डेटाबेस कहते हैं। जैसे ऑफलाइन बिलिंग सिस्टम हो गया, कोई भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग उपयोग करते हैं उसमें जो डेटाबेस का उपयोग है वो मेरा सिंगल यूजर डेटाबेस कहा जाएगा। और इसमें एमएस एक्सेस बहुत अच्छा उदाहरण हमारा बनता है। एमएस एक्सेस जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। ठीक है, मल्टी यूजर क्या हो गया? बेसिकली जो सर्वर कंप्यूटर होता है, जैसे बैंक का सर्वर हो गया, जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटाबेस का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, एक ही समय में मल्टीपल यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक का सर्वर है, एक बैंक के सर्वर से मल्टीपल कस्टमर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा हो गया मल्टी यूजर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, एक समय में एक ही यूजर इस्तेमाल करेगा सिंगल यूजर, एक समय में मल्टीपल यूजर बहुत सारे यूजर इस्तेमाल करेगा वो मल्टीपल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा मल्टीपल। सिंगल यूजर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अ गोल ऑफ डेटा माइनिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया है कि डेटा माइनिंग का लक्ष्य क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डेटा माइनिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े भी थे। तो दोस्तों, अगर डेटा माइनिंग के बारे में हम लोग बात करें, डेटा माइनिंग की हम लोग बात करें तो डेटा माइनिंग क्या होता है? तो ये एक तरीका है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट डेटा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट डेटा यानी कि डेटा को निकालने का तरीका किससे? फ्रॉम डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं।
डेटा वेयर हाउस क्या होता है? डेटा वेयर हाउस ना एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जिसको रेगुलर डेटा से अलग रखा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि भारत 1947 में आजाद हुआ है और अभी 2022 चल रहा है, तो 47 से 22 तक का जो भी सरकार की योजनाएं आ गई वो कहीं ना कहीं स्टोर किया रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल लोकेशन में स्टोर किया गया होगा सारा डेटा, कितना जनसंख्या बढ़ा, किस दशक में कितना बढ़ा, किस में क्या गरीबी बढ़ी, किसमें क्या क्या विकास हुआ, ये सब काम के लिए एक जगह सारा डेटा रखा जाता है। उसी डेटा को कहा जाता है डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब ही होता है गोडाउन। हमारे घर में जैसे गोडाउन होता है ना, कि हम लोग पुराने चीजों को भी रखते हैं वहां पे, नए चीजों को भी रखते हैं, तो उसी तरह डेटा का गोडाउन जो होता है उसे डेटा वेयर हाउस कहा जाता है। वहां पे जब से डेटाबेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक का सारा डेटा रखा जाता है, और यहां से डेटाबेस निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। तो याद रखिएगा, डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा का गोडाउन है, और उससे डेटा निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व इवेंट और कंडीशन। ठीक है, जाहिर सी बात है कि डेटा निकाल के हम लोग ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। भाई चलो ठीक, ऑब्जर्व करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में क्या तरक्की हुआ था, बीजेपी की सरकार में क्या तरक्की हुआ था। तो ये सब काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्वेशन इवेंट और कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? तो डेटा माइनिंग का। और वही अगर पूछा जाए कि एनालिसिस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एनालिसिस वर्ड लिखा रहे तो डेटा वेयर हाउस, ठीक है, ऑब्जर्व वर्ड लिखा रहे तो डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग क्या हो गया? डेटा को निकालने का तरीका। डेटा वेयर हाउस क्या हो गया? तो डेटा अगर किसी सेंट्रल लोकेशन में रखा गया है तो उसे डेटा वेयर हाउस कहते हैं। उसका उपयोग क्या होता है? तो उसका उपयोग होता है डेटा को एनालाइज करना और एडहॉक करने के। ठीक है, एडहॉक का मतलब होता है एट रैंडम क्वेरी करना। एट रैंडम क्वेरी को एडहॉक कहते हैं। तो ये डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग के बारे में हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक्सएमएल विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सएमएल क्या है? सबसे पहले एक्सएमएल का फुल फॉर्म समझ लीजिए। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि कह सकते हैं कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये एक तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाएगा। जैसे HTML होता है उसी तरह XML होता है। और XML का उपयोग किया जाता है वेबसाइट में डेटा को फ्लो करने के लिए। डेटा को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए XML का इस्तेमाल। तो इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यूजर टू क्रिएशन ऑफ कस्टमाइजेशन। तो राइट आंसर हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये वाला आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउ टू द क्रिएशन ऑफ कस्टमाइजेशन, यानी कस्टमाइज फॉर्म में हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, एक बात और मैं बता देता हूं कि जो XML जो होता है ना, इसमें ऑन टैग डिफाइन होता है। ऑन टैग डिफाइन होता है, यानी कि अब ये टैग क्या हो गया? टैग कहने का मतलब होता है जब भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो क्या काम करना होता है, उसका हेडिंग देना होता है। जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमें P लिखना पड़ता है, हमें हेडिंग देना है तो हमें H लिखना होता है। तो ये HTML में प्री डिफाइन होता है, लेकिन XML में क्या होता है, हम चाहेंगे कि विवेक नाम का टैग बना ले तो विवेक नाम का भी टैग वहां पे बन जाए। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब प्रॉक्सी सर्वर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है डमी सर्वर। ठीक है, यानी कोई एक मेन सर्वर है, मान लीजिए एक मेन सर्वर है बैंक का सर्वर। ठीक है, ये बैंक का मेन सर्वर। अब इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे इसीलिए उसका एक क्लाउन बना के रखा जाता है, यानी उसका एक डमी बना के रखा जाता है। इस डमी को ही कहा जाता है प्रॉक्सी सर्वर, और इसका उपयोग किया जाता है ताकि इसका मेन सर्वर को प्रिवेंट किया जा सके। किससे? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो राइट आंसर हो गया टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर बनाते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो मेन सर्वर का एक कॉपी होता है, डमी होता है, जिसका उद्देश्य होता है अनऑथराइज यानी अनलीगल एक्सेस को रोकना। ठीक है, तो यही हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर। अगला सवाल, which database object is ideal to view change analyzes a data different way? ठीक है,
तो सिंपल सा बात है दोस्तों, पूछा ये गया है इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है या जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है विभिन्न तरीके से डेटा को देखने, बदलने और विश्लेषण करने के लिए आदर्श है। यानी अगर कोई डेटाबेस हमारे पास है, कोई डेटाबेस हमारे पास है, अब उसके साथ हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके साथ हम लोग कुछ भी अगर करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा टर्म होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो मुझे एक बार इसके बारे में बता दीजिए। सब चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपका क्या होगा, वो हमारा तो ये मुझे इसके बारे में क्या होगा राइट आंसर, ये मुझे आप कमेंट करें। वो टेबल होगा। टेबल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन को हम लोग टेबल कहते हैं। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेबल कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आपका इस टाइप से होता है जैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, कि नाम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, आप वहाँ पे डिटेल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पे सॉरी एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पे दीजिए। तो ये इसे फॉर्म कहा था। क्वेरी आपको मालूम है, सेलेक्ट एस्ट्रिक डॉट फ्रॉम समथिंग करते हैं तो वो क्वेरी रिपोर्ट। तो इसे तो दोस्तों किसी भी डेटा को अच्छे से देखना, उसमें बदलाव करना भी इंपॉर्टेंट है। बदलाव करने के लिए बारे में और एनालाइज करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वह है क्वेरी। हम लोग क्वेरी लिख के किसी भी डेटाबेस को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें बदलाव करना चाहते हैं यानी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा क्वेरी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इन अ डेटाबेस। दो डेटा, सिंपल सा बोला गया है कि अगर दो टेबल है मेरे पास, मान लीजिए ए और बी नाम का टेबल है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, हम इसके बारे में बहुत तरीके से बता चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन की का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फॉरेन की क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। ये होता है, इट इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। अनदर टेबल ये किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है। यूज टू क्या इस्तेमाल है, यूज टू स्टैब्लिश्ड यानी कि स्थापित, स्टैब्लिश रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, ठीक है। तो दोस्तों इसे फॉरेन, तो फॉरेन की का इस्तेमाल ही किया जाता है दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना। और एक बात याद रखिएगा, ये क्या होता है, अगर मान लो पूछा जाए कि टेबल ए का फॉरेन की क्या होगा, तो टेबल ए का जो फॉरेन की होगा वो टेबल बी का प्राइम यानी टेबल बी का जो प्राइमरी की होगा, वो टेबल बी का जो प्राइमरी की होगा वो टेबल ए के लिए फॉरेन की कहा जाएगा। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, ये एक सेम टेबल का पार्ट नहीं होता है, किसी दूसरे टेबल का पार्ट होता है। उपयोग क्या किया जाता है, तो दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि फॉरेन की क्या है, तो फॉरेन की किसी अपने टेबल का नहीं, किसी दूसरे टेबल का पार्ट होता है। यानी कि ए का जो फॉरेन की होगा वो बी का प्राइमरी की होगा, यानी बी का जो प्राइमरी की है वो ए के लिए फॉरेन की बनता है, लिख लेना कहीं से। और इसका उपयोग किया जाता है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए। और एक लाइन और ऐड कर देना, ये किस पे आधारित होता है, तो ये होता है बेस्ड ऑन यानी आधारित होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर आधारित होता है, ठीक है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे आधारित होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलिए। तो सवाल पढ़िए एक बार, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए सवाल को, क्या कहा जाता है, थोड़ा समय दे देते हैं। विच फील्ड, फील्ड यानी कि कॉलम, सॉरी, which field type will you select when creating a new table if you require to enter long text in the field, ठीक है। तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें कोई अगर फील्ड बना रहे हैं, मान लो कि नाम लिख रहे हैं, मान लो कि एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस से मुझे बहुत बड़ा डेटा चाहिए होगा ना,
लंबा टेक्स्ट चाहिए होगा, तो लंबा टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। जैसे कि एड्रेस में क्या होगा, बहुत ज्यादा टेक्स्ट होगा ना, हम लोग एट लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। तो अगर ऐसा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है ना बहुत जगह कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो ऐसे लंबे लंबे टेक्स्ट को अगर लिखना है तो हम लोग यहाँ फील्ड का जो टाइप है वो क्या देंगे। टाइप कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मुझे मोबाइल नंबर लिखना होता है, अगर मुझे नंबर लिखना होता है मोबाइल नंबर, तो हम लोग इंटीजर टाइप देते हैं। अगर छोटा मोटा नाम लिखना होता है तो हम लोग कैरेक्टर देते हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है तो टाइप वहां पे डेट एंड टाइम होता है, डेट एंड टाइम होता है। अगर पैसा लिखना होता है, अगर अमाउंट लिखना होता है तो हम लोग करेंसी देते हैं। तो उसी तरह बोला गया है कि अगर मुझे बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो दोस्तों वहां पे मेमो का उपयोग करेंगे। मेमो का उपयोग करेंगे फॉर लॉन्ग टेक्स्ट के लिए। अगर बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए मेमो टाइप का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। टाइप क्या है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। आते हैं अगले सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल, इनमें दिए गए में से कौन सा एक डेटाबेस मॉडल नहीं है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल ये है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, सारा का सारा डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क मॉडल किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, वो जो, अगर मान लो किसी सर्वर में डेटाबेस स्टोर है, किसी सर्वर में डेटाबेस स्टोर है और उसको क्लाइंट को एक्सेस कर रहा है, क्लाइंट को एक्सेस कर रहा है, तो ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का, यानी वो डेटाबेस जो क्लाइंट और सर्वर के फॉर्म में है उसे नेटवर्क डेटाबेस कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल किसे कहा जाता है, वो डेटाबेस जो डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर रहा है, यानी कहीं भी अगर आप टेबल देख रहे हो डेटाबेस में तो उसे रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या किसे कहा जाता है, जो डेटाबेस को एक रिलेशनल का क्या हो गया, टेबल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब हो गया वो डेटाबेस जो क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्लास और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्लास और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यानी कि जो मल्टीमीडिया डेटा स्टोर करता है, जो मल्टीमीडिया डेटा स्टोर करता है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल कहते हैं। जैसे कि अभी के दौर में बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन आ गए जिसमें आप देखते हो हम लोग डेटाबेस में वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं, हम लोग डेटाबेस में ऑडियो भी स्टोर कर सकते हैं, इमेज भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस जगह पे जिस डेटाबेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की खासियत। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आता होगा। अगर किसी तरह की क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्लास। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट कर दूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों। अनाउंसमेंट ये है कि सुपर सेल स्टार्ट हो चुका है स्टडी पिलर ऐप पे। आपको 70% 75% ऑफ मिल रहा है। तो सबसे पहले जाइए स्टडी पिलर ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, आपको मात्र 299 रुपया में, आपको मात्र 299 रुपया में 100 प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहा है। पहला बात, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। कंप्लीट कोर्स जो है, जिस जो कोर्स मैं रात को पढ़ा रहा हूं, टॉपिक वाइज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारा टॉपिक मैं वही टॉपिक का क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं जिस टॉपिक को मैंने रात में पढ़ाया है। तो वो पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपए में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सेल है। तो मैं चाहूंगा कि आज कितना डेट हो गया, आज हमारे पास है 29 है, ठीक है, ऐसा 29 है, 30 है। तो 29, 30, 31 मात्र 3 दिन का ये ऑफर है। तो अधिक से अधिक इससे बच्चे जुड़िए, ताकि मैं आपको ये भी बता देता हूं जो बैच हमारा चल रहा है उसको टारगेटेड है कि अप्रैल तक उसका टॉपिक को कंप्लीट करना। और आपके उसके रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं जो पहले क्लासेस हो चुकी है। साथ ही साथ आपको नया जो क्रैश कोर्स आएगा उसमें भी आप रिवील कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी खासियतें हैं। तो अगर आपका लक्ष्य है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है, हमें उसमें नियुक्ति करनी है, तो आप एक बहुत मिनिमम अमाउंट, नहीं के बराबर पैसा कहेंगे, ये पैसा हम इसे कहेंगे नहीं, 99 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं होता है। इतना अमाउंट खर्च करके आप सारी चीजों को रिसीव कर सकते हैं। तो एक सलाह आपके साथ है कि स्टडी पिलर ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सब कोर्सेज पे आप ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वहां पे आपको 100 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से भी।
तो आप वहां पे जाके जुड़ के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर किसी तरह का दिक्कत है तो नीचे आपको एक दिया गया है नंबर, हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके जवाब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। विच सिंबल डिनोट्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल? ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में पूछा ये गया है कि कौन सा है जिसको डिराइव्ड सिंबल, सॉरी, विच सिंबल डिनोट्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट इन द ईआर मॉडल। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले एट्रीब्यूट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्लिप्स से। तो जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसे ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये वाला तो कहीं लिखा हुआ है, हाँ, डैश्ड इलिप्स, डैश्ड, डैश्ड इलिप्स से हम लोग ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है अपने वाले क्लास में जो रात 8:30 बजे चलता है। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए वहां पे। मेरा एक सलाह आपके साथ है, क्योंकि छोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट वाला आपको जो डाउट हो रहा है वो वहां पे पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर वहां से जुड़िएगा आप स्टडी पिलर ऐप पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या गया दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी वन रिलेशनशिप ऑन ए वीक एंटिटी इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? सबसे पहला बात पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग किया जाएगा? आप मेनी वन रिलेशनशिप, मेनी वन, सबसे पहले रिलेशनशिप क्या होता है वो समझ लीजिए। देखो, एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, और ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनाया जाता है ईआर मॉडल में, वो आपका इससे बनाया जाता है, रैम्बॉस कहिए या डायमंड कहिए। ठीक है, तो अब है, पूछा गया है मेनी टू वन, अगर रिलेशन मेनी टू वन है, मेनी टू वन ही है ना भाई, मेनी टू, मेनी टू वन रिलेशनशिप है, तो इसमें रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो दोस्तों, जब मेनी टू वन आ गया तो रिलेशनशिप को डायमंड विथ बोल्ड बॉर्डर, ठीक है, ये बोल्ड बॉर्डर के साथ किया जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तब भी आप देखो, आपको बस इतना अगर मालूम होना चाहिए कि रिलेशनशिप जो है वो आपका डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे हमको किससे पूछा, किसके बारे में पूछा गया है? इसमें हमको रिलेशनशिप के बारे में ही पूछा गया है। तो रिलेशनशिप दैट मीन्स डायमंड, कहीं और ऑप्शन में डायमंड मेरा है भी नहीं, तो राइट आंसर हो गया डायमंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशनशिप को डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अभी मैंने बताया था एट्रीब्यूट को इक्लिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इक्लिप्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसको अलग अलग शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह एंटिटी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसको अलग अलग शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सबको हम लोग अपने रात वाली क्लास में डिस्कस कर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? डेटाबेस में किस प्रकार के डेटा को स्टोर किया जा सकता है? अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है तो उसमें क्या हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं? इमेज स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल कंटेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दैट, सब कर सकते हैं भाई, आज के समय में सब होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए तो बना था। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी डेटाबेस में हर तरह का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस? इनमें निम्नलिखित में कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, डीबीएमएस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा एमएस एक्सेल जो है वो डीबीएमएस का नहीं है। ये इसे हम लोग स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं। याद रखिएगा, एमएस एक्सेल कैसा पैकेज है? स्प्रेडशीट पैकेज है, ये डेटाबेस नहीं है। इसके अलावा माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस है, ये भी डेटा क्या नहीं है? तो एमएस एक्सेल जो है ये नहीं है, इसे हम लोग स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं। स्प्रेडशीट पैकेज कहने का मतलब वही हो गया, देख लेना खोल के। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस? निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस का कार्य नहीं है? मैनेजिंग स्टोर डेटा, मैनिपुलेट डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, या एनालिसिस कोड? भाई, कोड को एनालिसिस करने का काम नहीं करता, यानी अगर मान लो प्रोग्रामिंग जो किया गया है, जो प्रोग्राम किया गया, क्या उसको एनालिसिस करेगा डेटाबेस? जी नहीं दोस्तों, एनालिसिस कोड ये गलत काम है। इसके अलावा सब करेगा, मैनिपुलेट करेगा, सिक्योरिटी करेगा, मैनेज करेगा, लेकिन कोड को एनालिसिस नहीं करेगा। कोड कहने का तात्पर्य है जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते हैं उसको एनालिसिस का करने का काम डेटाबेस नहीं करता। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 13।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन। द डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। डीबीएमएस इंटरप्राइज क्लास सिस्टम के और के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। यानी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है किसके बीच में एक मध्यांतर का काम करता है, यानी मीडिएटर का काम किसके और किसके बीच में करता है। तो मध्यांतर का काम ये करेगा, डेटा एंड डेटा नहीं, ये नहीं होगा, एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल जी नहीं, वो करेगा इसके बीच में, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस के। समझ लीजिए, अगर कोई डेटा स्टोर है, मेरा डेटा स्टोर है, वो डेटाबेस में स्टोर रखा गया, ठीक है। अब उस डेटाबेस को यूज करना है तो वो एप्लीकेशन मान लो, ठीक है। एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो अब वो एप्लीकेशन है। तो इस डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्टिंग, मतलब मीडिएटर का जो काम करता है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। याद रखिएगा, डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन? डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस, जिसका उपयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज जिसका उपयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। Which of the following command is correct to delete the value in the relation? अगर मान लीजिए स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है, अगर स्टूडेंट नाम का टेबल है और इसमें कोई वैल्यू हमें हटाना है, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का वैल्यू हटा देना, मान लो रवि नाम का कोई स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं इसका रिकॉर्ड खत्म कर दे, तो इनमें से किस कमांड का उपयोग करें? डिलीट फ्रॉम अ स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, या रिमूव टेबल स्टूडेंट, या ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। दोस्तों, अगर मुझे किसी भी टेबल से वैल्यू को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट कमांड का इस्तेमाल करें। नंबर ए। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉप क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग रात की वीडियो में पढ़े थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर। फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे सेम चैनल पे, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड। और देखो, सुबह 8:30 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे, और रात 8 बजे 8:30 बजे मिलते हैं एप्लीकेशन पे। ये मेरी दो टाइमिंग। थैंक यू, गुड लक एंड बाय बाय।